दोस्तों, इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 फाइनली कल अमेजन प्राइम पे रिलीज हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक्सप्लेन करेंगे। जहां मुन्ना अपने ही घर में एडमिट है, वहीं दूसरी ओर गुड्डू को डिम्पी और गोलू एक खुफिया जगह पे रखती है, जहां पे वो एक डॉक्टर को किडनैप करके रखती है जो गुड्डू की देखभाल करता है। रतिशंकर शुक्ला की मौत के बाद उनके बेटे शरद शुक्ला जौनपुर पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहां पे कंट्रोल करते हैं। अब शरद शुक्ला का भी सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुड्डू पंडित को मार के अपने पिता का बदला लेना और मिर्जापुर की गद्दी। अब यूपी के सीएम सूर्य प्रताप यादव अपने छोटे भाई पॉलिटिशियन जेपी यादव को मिलने बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है, और उनके साथ जरीना भी होती है। तो वो कहते हैं कि जरीना पार्टी की ही कार्यकर्ता है, आपको जो बात करनी है आप इनके सामने ही कर लीजिए। इसके बाद सीएम जेपी यादव को जोर से चाटा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने अपने एरिया यानी पूर्वांचल में वायलेंस कंट्रोल नहीं किया और वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है और चुनाव सर पे है। अब गोलू और डिम्पी गुड्डू को एक घने जंगलों के बीच एक ऐसी जगह रखते हैं जहां उन्हें कोई नहीं देख पाता। वहां सिर्फ चार लोग, गोलू, डिम्पी, गुड्डू और एक डॉक्टर, जिसको किडनैप करके रखते हैं ताकि वो गुड्डू का इलाज करे। और रात के समय चोरी छुपे ये दोनों बाहर जाके अपने जरूरत का सामान लाती है। वापस आते वक्त उन्हें एक रद्दी वाला देख लेता है, और अगले ही सुबह वो रद्दी वाला एक पुलिस वाले को लेके वहां पहुंच जाता है। वो पुलिस ऑफिसर गुड्डू पंडित को पहचान जाता है। गुड्डू को देख के पुलिस वाला बहुत खुश होता है, क्योंकि वो पहचान जाता है अगर वो इसकी जानकारी कालीन भैया को देंगे तो कालीन भैया उसको बहुत अच्छा इनाम देंगे। इसके बाद वो गुड्डू को अपने साथ चलने बोलता है। गुड्डू का पैर में चोट गोली लगी हुई होती है, इसलिए वो जख्मी होता है। इसके बाद डिम्पी और गोलू गुड्डू को उठाते हैं और लेके चलने का नाटक करते हैं, और इसी बीच उन सब में हाथापाई हो जाती है। और बड़ी ही मशक्कत के बाद गोलू और डिम्पी मिलके उस पुलिस वाले और उस रद्दी वाले को मार देते हैं। अब दूसरी ओर पॉलिटिशियन जेपी यादव अपने भाई सीएम से थप्पड़ खा के बौखला जाता है और मिर्जापुर आके कालीन भैया से मिलता है। और वहां वो उनको बोलता है कि तुम्हारे वायलेंस के चक्कर में हमारी पार्टी खतरे में है, और उन्हें वो एक दिन का टाइम देते हैं कि या तो तुम हमें मुन्ना दे दो या हम खुद उठा लेंगे। अब जौनपुर में रतिशंकर शुक्ला की शोक सभा चल रही होती है। इसी बीच जब त्रिपाठी परिवार को पता लगता है कि शरद ने जौनपुर का कंट्रोल ले लिया है, तो मुन्ना को बहुत गुस्सा आता है, और मुन्ना बिना कालीन भैया से पूछे और बताए अकेला जौनपुर चला जाता है जौनपुर का कंट्रोल लेने। अब जौनपुर में शोक सभा में बहुत से लोग आते हैं, वहाँ यूसुफ भी आते हैं। यूसुफ वही हैं जिनके बेटे को मुन्ना ने अभी शादी में मारा था, जो लाला के दामाद थे। यूसुफ वहाँ आके शरद को बोलते हैं कि उनको मुन्ना को मार के बदला लेना है, तो बस वो एक बार मुन्ना को उनसे मिलवा दे। इसी बीच मुन्ना भी वहाँ आ जाता है और शरद से जौनपुर का कंट्रोल मांगता है, और कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार देगा। पर शरद जौनपुर का कंट्रोल मुन्ना को देने के लिए राजी हो जाता है, और मुन्ना के सामने अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वो यूसुफ को भी मार देता है, जिससे मुन्ना को शरद पे पूरा भरोसा हो जाता है। अब मुन्ना ये बात जाके अपने पिता कालीन भैया को बताता है कि उसने जौनपुर का कंट्रोल शरद से ले लिया है और शरद उनके अंडर काम करेगा। ये जान के कालीन भैया काफ़ी खुश होते हैं कि मुन्ना ने पहली बार कोई काम बिना वायलेंस के अपने दिमाग लगा के किया है, और ये बात सुन के मुन्ना भी काफ़ी खुश होता है। अब डिम्पी और गोलू भी गुड्डू और डॉक्टर को लेके वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो जगह अब सुरक्षित नहीं लगती। इसके बाद डॉक्टर उन्हें अपने ही घर में ले जाता है और वहाँ रात रुकने के लिए कहता है। अब जेपी यादव की धमकी के बाद कालीन भैया मुन्ना को लेकर लखनऊ जाते हैं और डायरेक्ट सीएम से मिलते हैं, और सीएम से कहते हैं कि वो जो भी हफ्ता और कमीशन जेपी यादव को देते थे उसको ना देके सीधा सीएम साहब को देंगे, और उनके बीच जो भी डील होगी वो डायरेक्ट होगी, बीच में जेपी यादव नहीं रहेगा। और इसके बदले कालीन भैया उनकी पार्टी के लिए फंड और वोट दोनों का प्रबंध करेंगे। और गोरखपुर गोलीकांड के बाद पार्टी की छवि सुधारने के लिए मुन्ना के बदले उसके दोस्त ललित को बलि का बकरा बना दिया जाता है और उसे मार के उस पर सारा दोष डाल दिया जाता है। अब मकबूल के भांजे बाबर गुड्डू पंडित को ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी लॉयल्टी गुड्डू के लिए दिखाते हैं, और उनके गन्स और फोन और उनके जरूरी सामान उनके लिए लेके आते हैं। इसके बाद बाबर डिम्पी और गोलू को गन चलाना सिखाते हैं, जिसपे डिम्पी साफ मना कर देती कि हमें ये सब नहीं करना। इस पर गुड्डू कहते हैं कि हाँ, हम भी तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते और तुम्हें लखनऊ भेज देंगे पढ़ाई करने के लिए। लखनऊ जाने से पहले एक बार ये सब अपने अपने घर जाते हैं, जहाँ गुड्डू और डिम्पी अपने घर आ जाते हैं और गोलू अपने घर आ जाती है। यहाँ गुड्डू के पापा गुड्डू से कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हारी सज़ा कम करवा देंगे, जिस पे गुड्डू साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे अभी बबलू और स्वीटी की मौत का बदला लेना है। इसके बाद गुड्डू के पापा पुलिस कमिश्नर से जाके मिलते हैं और उनसे बबलू की मौत के लिए न्याय मांगते हैं, जिस पे कमिश्नर मौर्य साफ मना कर देते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो निपट गई है, हम अपनी नहीं निपटवाना चाहते। इसके बाद गुड्डू के पापा अकेले ही गवाहों के पास जाते हैं और उनसे सरकारी गवाह बनने की अपील करते हैं, बट उनमें से कोई भी राजी नहीं होता। इसके बाद गुड्डू, गोलू और डिम्पी लाला के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, पर लाला उन्हें साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे पनाह नहीं दे सकते और ना ही तुम्हारे साथ व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी जान को खतरा है। पहले तो लाला उनसे साफ मिलने के लिए ही मना कर देता है,
पर शबनम के अप्रोच की वजह से वो उनसे एक बार मिलता है। गुड्डू पंडित लाला से कहता है अगर वो उसके साथ अफीम का धंधा करेगा तो उसे मोटा मुनाफा कमा के देगा। इस पे लाला राजी हो जाता है और उसे एक जगह मिलने बुलाता है। यही बात मुन्ना के आदमियों को पता लग जाती है कि लाला और गुड्डू यहाँ पे ठहरे हुए हैं। इसके बाद मुन्ना के आदमी लाला को मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद गुड्डू और गोलू उन दोनों को मार देते हैं। और इसके बाद गुड्डू कालीन भैया को उस आदमी के टूटे हुए दांत बेच के अपने जिंदा होने का सबूत भेजता है। अब दूसरी ओर इलेक्शन चालू हो जाता है और इलेक्शन रैली की पूरी जिम्मेदारी कालीन भैया मुन्ना को देते हैं, जहां मुन्ना की मुलाकात सीएम की विधवा बेटी माधुरी से होती है और इनकी काफी जल्दी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी ओर गुड्डू और गोलू भी अफीम का धंधा करके अच्छा मुनाफा कमा रहे थे और सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे रॉबिन के साथ। जब कालीन भैया को ये बात पता लगती है कि गुड्डू पंडित मिर्जापुर में अफीम का धंधा कर रहे हैं तो उन दोनों डीलरों को बैठक में बुलाते हैं, जहां पे मुन्ना एक डीलर को मार देते हैं और उसके बाद दूसरे को भी मारने दे जाते हैं, जिसपे शरद उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये हमें गुड्डू पंडित तक पहुंचाएगा। अब इसके बाद शरद और मुन्ना गुड्डू पंडित को मारने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक शरद गुड्डू से मिलने जाएगा अफीम की डीलिंग के लिए और वहां जाके वो लोग गुड्डू को मार देंगे। पर ऐसा नहीं होता। जब वो वहां जाते हैं तो उल्टा खुद गुड्डू पंडित से पिट के आ जाते हैं और इस लड़ाई में गुड्डू और बाबर दोनों बुरी तरह से बहुत जख्मी हो जाते हैं। जब ये बात कालीन भैया को पता लगती है कि मुन्ना और शरद दोनों ने बिना बताए गुड्डू पंडित को मारने गए और खुद पिट के आ गए तो उन दोनों पे बहुत गुस्सा करते हैं। अब घायल गुड्डू डॉक्टर को वापस अपने से मिलने बुलाता है और अपनी एक्सरसाइज चालू करवाता है। इसी बीच शबनम को गुड्डू पसंद आने लगता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। अब मुन्ना भी कालीन भैया को बता देता है कि मकबूल का भांजा बाबर अब गुड्डू पंडित के साइड में है। इस पर कालीन भैया मकबूल को बाबर को मकबूल बाबर से इस बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी लॉयल्टी गुड्डू भैया के साथ है और उनके साथ ही रहेगी, आप अपनी लॉयल्टी कालीन भैया के साथ रही रखिए। इस पर मकबूल बाबर को घर में ही बांध के एक कोने में पटक देता है। अब दूसरी ओर चुनावी रैली में मुन्ना और सीएम की बेटी माधुरी ये दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं। इसी बीच मुन्ना को पता लगता है कि वो जो कट्टे का ट्रक उसने बिहार भेजा था वहाँ किसी लोकल गैंग ने उसे पकड़ लिया है। इस पे वो शरद से कहता है कि तुम्हारे बिहार में कोई कांटेक्ट है तो उस ट्रक को तुम छुड़वा लो। मुन्ना के कट्टे के ट्रक को कोई और नहीं बल्कि बिहार के बाहुबली दद्दा त्यागी के बेटे भरत त्यागी ने ही पकड़ा था और उसने ऐसा खुद शरद के कहने पे ही किया था। इसके बाद शरद त्यागी मुन्ना और दद्दा त्यागी की एक मीटिंग फिक्स कराता है ताकि वो लोग कट्टे के बिजनेस की डीलिंग कर सके। जहां एक तरफ इतने सारे दुश्मनों की नज़र मिर्ज़ापुर पे थी तो वहीं दूसरी तरफ कालीन भैया की बीवी बीना वो खुद त्रिपाठी परिवार को बर्बाद करना चाहती थी और इसीलिए वो कालीन भैया से कहती है कि कुछ दिन अपने मायके लखनऊ जाना चाहती है। और बीच रास्ते में वो लखनऊ में गुड्डू और गोलू को वहां देखते हैं। बीना वहां पे गुड्डू और गोलू से मुलाकात करती है और मिर्ज़ापुर की पल पल की खबर उन्हें देती है और उन्हें बताती है कि मिर्ज़ापुर में अभी कोई नहीं है क्योंकि कालीन भैया और मुन्ना दोनों ही लखनऊ में चुनावी रैलियों में व्यस्त है, तो तुम वहां जाके उनके कारखानों को तबाह कर सकते हो। बीना से सिग्नल मिलने के बाद गुड्डू और गोलू दोनों मिर्जापुर जाते हैं और कालीन भैया के कट्टे की फैक्ट्री को आग लगा देते हैं और पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर देते हैं। इससे कालीन भैया को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि लाला से दुश्मनी के बाद उनका अफीम का धंधा तो वैसे ही बंद हो गया था और कट्टे की फैक्ट्री जलने के बाद उनका कट्टे का धंधा भी बंद हो गया था। इससे वो बहुत परेशान थे। इस पर कालीन भैया के बाबूजी कालीन भैया को ये राय देते हैं कि मुन्ना का रिश्ता सीएम की बेटी माधुरी से करा दो और पॉलिटिक्स में घुस जाओ, इससे तुम्हारा फायदा होगा। जिस पे मुन्ना साफ मना कर देते हैं कि उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी कालीन भैया के कहने पे मुन्ना उनके साथ लखनऊ जाते हैं और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं, जिस पे सीएम हाँ कर देते हैं। हालांकि शादी के लिए ना तो मुन्ना राजी थे और ना ही सीएम, लेकिन कालीन भैया अपना फायदा देखने के लिए मुन्ना को आगे कर देते हैं और वहीं सीएम भी अपनी छवि सुधारने के लिए कि वो अपनी विधवा बेटी का पुनः विवाह कराएंगे ये देख के शादी के लिए हाँ कर देते हैं और दोनों की कोर्ट मैरिज होती है जिसका अच्छा खासा मीडिया कवरेज होता है और पब्लिक में इनकी छवि और अच्छी होती है। अब कालीन भैया और सीएम साहब की नज़दीकी देखते हुए जेपी यादव बहुत कॉर्नर फील करते हैं और वो कैसे भी सीएम बनने की कोशिश करते हैं। अब गुड्डू के पापा रमाकांत पंडित अपने आखिरी गवाह इमरान आलम, वही चाचा जो शादी में डांस कर रहे थे, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे गवाह बनने की अपील करते हैं, जिसपे वो हाँ कर देते हैं। और यही उनकी मुलाकात कमिश्नर मौर्य से भी होती है, तो उन्हें पता लगता है कि मौर्य भी मुन्ना और कालीन भैया को सजा दिलवाने की फिराक में है, बट वो उनके साथ मिलकर ऐसा कर रहा है ताकि उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब लाला की बेटी शबनम बार बार गुड्डू के करीब आ रही थी। ये बात गोलू को बिल्कुल नहीं पसंद थी और गुड्डू ने खुद शबनम को कहा कि तुम हमसे दूर रहो, हमारे साथ रहने में तुम्हारी जान को खतरा है। लाला को भी बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि शबनम और गुड्डू करीब आ रहे थे, जिसमें वो गुड्डू को शबनम से दूर रहने के लिए कहते हैं
और ये भी कहते हैं कि अफीम का धंधा बंद हो गया और ना ही तुम हमें कोई प्रॉफिट दे रहे हो। अब गुड्डू के अफीम का धंधा मिर्ज़ापुर में बंद हो गया था और उन्हें कोई बड़ी डील नहीं मिल रही थी, जिस पे वो अपना धंधा बिहार में शुरू करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए गोलू दद्दा त्यागी के छोटे बेटे शत्रुघ्न को कहती है कि वो अपने पापा से उनकी मीटिंग फिक्स कराए। इस पे उनकी एक मीटिंग फिक्स होती है जहाँ दद्दा त्यागी साफ मना कर देते हैं कि हम कोई भी व्यापार करेंगे बट अफीम का नहीं। अब यहाँ इलेक्शन में सूर्य प्रताप यादव भारी बहुमत से वापस सत्ता में आ जाते हैं और पार्टी में वो अपने छोटे भाई जेपी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय देते हैं और कालीन भैया को उद्योग मंत्रालय। इससे जेपी यादव बहुत आहत हो जाते हैं और वो उनसे इस पे वापस विचार करने पे कहते हैं, जिसपे वो जेपी यादव को चुप करा देते हैं। अब जेपी यादव जौनपुर के शरद शुक्ला के साथ मिलकर सीएम को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दूसरी ओर दद्दा त्यागी के मना करने के बाद गोलू फिर से उनके छोटे बेटे शत्रुघ्न से मिलती है और उनसे अफीम के धंधा करने की बात कहती है। यहाँ शत्रुघ्न गोलू को पसंद करने लगते हैं, इसलिए वो हाँ कर देते हैं और अपने पिताजी की आंखों के नीचे उन्हें बिना बताए सिवान में अफीम का धंधा करने लगते हैं। अब गुड्डी लखनऊ में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वहाँ के छोटे मोटे बाहुबलियों को जाके मार देते हैं और वहाँ के बड़े बाहुबली शेखू नाई को जाके मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे आदमी आज से हमारे लिए काम करेंगे। ऐसा करने पे उन्हें कट्टे और महीने टू महीना तनख्वाह भत्ता बराबर मिलता रहेगा। हालांकि शेखू नाई गुड्डू पंडित की इस डील से बिल्कुल खुश नहीं होता। इसी बीच दद्दा त्यागी को पता लग जाता है कि उनके शहर सिवान में अफीम का धंधा हो रहा है, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं इस बारे में पता लगाए। हालांकि शत्रुघ्न त्यागी उनके छोटे बेटे कैसे भी करके इस मामले को वहीं निपटा देते हैं और अब जिस डॉक्टर ने गुड्डू भैया का इलाज किया था उसके भैया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनकी बीवी बच्चे भी गुड्डू भैया को जानने लगते हैं। अब डॉक्टर के बच्चे का बर्थडे होता है और वो गुड्डू भैया को इनवाइट करते हैं। हालांकि गुड्डू भैया के पहुंचने से पहले वहाँ शेखू नहीं पहुंच जाता है, जो गुड्डू भैया को वैसे ही पसंद नहीं करता और डॉक्टर के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से वो डॉक्टर और उसकी बीवी को मार देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि उसे गुड्डू से नफरत होती है। जब गुड्डू डॉक्टर के घर पहुंचता है तो वहाँ ये सब देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे उसको एक ताबीज मिलती है जिससे वो पहचान जाता है कि ये ताबीज शेखू नाई की है। इसके बाद वो डॉक्टर की बेटी को अपने साथ ले जाता है और शेखू नाई को बदला लेने के लिए उसके पास जाता है और उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद पॉलिटिशियन जेपी यादव शरद शुक्ला के साथ मिलकर सीएम सूर्य प्रताप यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और उन्हें मार देता है ताकि वो खुद सीएम बन सके। हालांकि पुलिस कमिश्नर उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है, जहां उसको शुक्ला के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसे पता लग जाता है कि इसके पीछे शरद शुक्ला ही है। अब सीएम के मरने के बाद जेपी यादव खुद सीएम की सीट ले लेता है और यूपी का सीएम बन जाता है। ये बात कालीन भैया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका और जेपी यादव का 36 का आंकड़ा है और अब कालीन भैया को जेपी यादव के नीचे काम करना पड़ेगा। जहां जेपी यादव एक तरफ सीएम बनने की पार्टी कर रहा था, डांसर्स बुला रहा था, तो दूसरी तरफ सीएम साहब के पीए जाके माधुरी से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जेपी यादव हमेशा तुम्हारे पिताजी के साथ ही कार में बैठता था, लेकिन एक्सीडेंट के दिन वो अलग कार में बैठा। लगता है इसका जेपी यादव से कुछ लेना देना है। और यही बात माधुरी जाके कालीन भैया को बताती है। कालीन भैया को वैसे ही जेपी यादव का सीएम बनना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि अब उन्हें उसके अंडर काम करना पड़ रहा था और इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। इस पे कालीन भैया जेपी यादव के खिलाफ कुछ प्लानिंग करते हैं। अब जेपी यादव को कुर्सी से हटाने के लिए कालीन भैया उन्हीं की पीए जरीना के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। वो जनता दरबार में जहां सीएम आम लोगों की परेशानी सुनते हैं और वहां पे मीडिया भी होती है, वहां पे उन्हीं 3 डांसर्स को भेजा जिनसे एक रात पहले जेपी यादव पार्टी कर रहे थे। वहां पे उन तीनों डांसर्स ने जेपी यादव पे आरोप लगाया कि जेपी यादव ने उनका शोषण किया है और इस पे जरीना भी कहती है कि वो कई सालों से जरीना का भी शोषण कर रहे हैं और इनके पास उनकी पूरी वीडियो और फोटोज भी अवेलेबल है। इसके बाद जेपी यादव मीडिया में बुरे फंस जाते हैं और इसके बाद वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। अब सीएम का पद एक बार फिर से खाली हो जाता है और कालीन भैया को लगता है कि अब शायद सीएम की कुर्सी उनके पास होगी। इसके ऊपर वो एक बैठक बुलाते हैं और डिस्कशन करते हैं जिसमें माधुरी अपना नाम फॉरवर्ड करती है सीएम के लिए और सभी लोग राजी हो जाते हैं। इससे कालीन भैया को काफ़ी दुख होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद माधुरी उन्हें सीएम बनाने वाली थी, बट माधुरी ने ऐसा नहीं किया और खुद सीएम बन गई। यहाँ गुड्डू के पापा और कमिश्नर मिलकर कालीन भैया और मुन्ना और पूरे त्रिपाठी परिवार को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ जेपी यादव सीएम बन जाते हैं तो उनकी राह और इजी हो गई थी, लेकिन जेपी यादव के सीएम पद के हटने से बाद उनकी राह वापस मुश्किल से हो जाती है। इसी बीच मुन्ना को पता लगता है कि उनके खिलाफ गवाह देने के लिए चाचा राजी है, तो वह जाते हैं और आलम अंसारी को वहीं मार देते हैं। अब माधुरी के सीएम बनने के बाद पुलिस की राह एक बार फिर मुश्किल हो जाती है त्रिपाठी परिवार को पकड़ने की, क्योंकि माधुरी मुन्ना भैया की बीवी होती है
और उनके सीएम रहते हुए वो त्रिपाठी परिवार का कुछ नहीं कर सकते। अब इन्हीं सब के बीच रॉबिन और डिम्पी को प्यार हो जाता है और डिम्पी रॉबिन को अपने घर वालों से मिलाने के लिए मिर्ज़ापुर लाती है, जहाँ पे रॉबिन बताता है कि वो एक इन्वेस्टर है और उसका कई लोगों से लेन देन है, जिसमें से एक गुड्डू भैया भी है। इस पे गुड्डू के पापा उनसे कहते हैं कि मैं डिम्पी से तुम्हारी शादी तभी कराऊंगा एक शर्त पे, जब तुम मुझे गुड्डू के सारे लेन देन और उसके सभी धंधों के बारे में बताओगे, जिस पे रॉबिन राजी हो जाता है। अब यहाँ मुन्ना त्रिपाठी मिर्जापुर की गद्दी पाने के लिए बहुत उतावले होते हैं और उसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। इसी बीच उन्हें पता लगता है कि मकबूल ने इनसे झूठ बोला था कि उन्होंने बाबर को मार दिया, बल्कि ऐसा नहीं किया था। अब वो चल जाते हैं बाबर को मारने के लिए, जहाँ बाबर को मारने के चक्कर में वो मकबूल की अम्मी और बाबर दोनों को मार देते हैं। जब मकबूल को ये बात पता लगती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। मकबूल कालीन भैया से कहते हैं कि हमने ज़िंदगी भर आपकी लॉयल्टी की और इसके बदले आपने हमें ये इनाम दिया, जिस पे कालीन भैया मकबूल से कहते हैं कि सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मकबूल इस बार बहुत गुस्सा होते हैं और उनका गुस्सा शांत नहीं होता। अब मकबूल कालीन भैया और मुन्ना से बदला लेने के लिए इनकी हवेली में आते हैं और इनके बाबूजी को मारते हैं। इसी बीच बीना वहां आ जाती है और मकबूल को मना करती है कि तुम बाबूजी को नहीं मारेंगे, बाबूजी को मैं मारूंगी, और इसके बाद बीना बाबूजी को मार देती है। अब कालीन भैया बाबूजी का अंतिम संस्कार करने जाते हैं, जहाँ मुन्ना और उनकी बीवी भी आ जाती है और यहाँ पे कालीन भैया और मुन्ना में तीखी नोकझोंक हो जाती है। इसी बीच कालीन भैया की बहस उनकी बीवी माधुरी से भी हो जाती है, जिसमें मुन्ना भैया अपनी बीवी का समर्थन लेते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मत भूलिए कि ये सीएम है, ये एक सेकंड में चाहे तो आपको मिर्ज़ापुर से हटा सकती है, और सीधा सीधा बोलिए ना, आपको माधुरी से प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपको सीएम की गद्दी नहीं मिली। इसके बाद मुन्ना और माधुरी दोनों ही वहां से गुस्से में चले जाते हैं। बीना फोन करके राजा को कहती है कि मुन्ना गुस्से में घर आ रहा है, वो शायद उनके बेटे को मार सके, तो ध्यान रखना। जब मुन्ना घर आता है तो राजा मुन्ना पे हमला करता है, पर मुन्ना को कुछ नहीं होता और मुन्ना राजा को मार देता है। पर मारने से पहले वो पूछता है कि तुम्हें हमला करने किसने बोला था, तो वो झूठ बोल देता है कि उसे ऐसा करने के लिए कालीन भैया ने कहा था, जिससे मुन्ना का कालीन भैया पे गुस्सा और जोर हो जाता है। इसके बाद मुन्ना शरद को फोन करता है और मिलके कालीन भैया को मारने की बात कहता है, जिस पर शरद राजी हो जाता है। इसी बीच बीना मुन्ना भैया और गोलू को भी सिग्नल दे देती है कि मिर्ज़ापुर आ जाओ, ये सही वक्त है। अब जब गुड्डू भैया वहां से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी वहां पे पुलिस का जाब्ता आ जाता है और लाला और उनके पूरे घर को घेर लेता है और गुड्डू पंडित को भी अब पुलिस गुड्डू भैया को ले जाती है। दूसरी ओर सिवान में दद्दा त्यागी को पता लगता है कि उनके सिवान में अफीम का धंधा और कोई नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा शत्रुघ्न ही करता है। इस पे वो शत्रुघ्न और बड़े दोनों को मिलने बुलाते हैं और उनसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं, जिस पे उनके बड़े बेटे भरत त्यागी कहते हैं कि ऐसा उन्होंने गोलू के चक्कर में किया था। फिर दद्दा त्यागी कहते हैं कि तुम हमारे बेटे हो तो हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन तुम गोलू को यहाँ बुलाओ और कहो कि वो हमसे माफ़ी मांगे। इसके बाद शत्रुघ्न गोलू को फ़ोन करते हैं और वहाँ आने के लिए कहते हैं, जिस पे गोलू मना कर देती है क्योंकि उसको गुड्डू भैया के साथ मिर्ज़ापुर जाना। अब दद्दा त्यागी अपने छोटे बेटे को माफ़ करने की एक ही शर्त रखते हैं कि वो अपने मामा को मारे, क्योंकि उनके मामा भी इस धंधे में उनके साथ थे और दद्दा त्यागी को ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। इस पे उनके मामा दद्दा त्यागी से माफ़ी मांगते हैं, पर दद्दा त्यागी उन्हें माफ़ नहीं करते और अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि या तो तुम मारो, नहीं तो ये तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे मामा को मार देगा, और अगर तुमने अपने मामा पे गोली नहीं चलाई तो तुम्हारे मामा को हम मारेंगे और गोलू को भी मारेंगे। इस पे वो कहता है कि हम आपको गोलू को तो नहीं मारने देंगे, और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि वहाँ सब एक दूसरे पे गोली चलाने लग जाते हैं, जिसमें उनके मामा और दोनों बेटे ये सब मारे जाते हैं और सिर्फ दद्दा त्यागी बचते हैं, और उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि उनके सजा देने के चक्कर में उनके दोनों बेटों की मौत हो गई। अब गुड्डू को ले जाते हो कमिश्नर गुड्डू के पिताजी से कहते हैं कि आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, और वो गुड्डू को दूसरे रास्ते से ले जाते हैं ताकि उसका इनकाउंटर कर सके। जब गुड्डू के पापा को ये बात पता लगती है तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो उसका इनकाउंटर करने जाते हैं तो पुलिस कमिश्नर से मना करते हैं, बट पुलिस कमिश्नर नहीं मानता, जिस पर गुड्डू के पापा खुद पुलिस वाले को गोली मार देते हैं। इसके बाद गुड्डू अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे बबलू और स्वीटी की मौत का बदला लेना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद गुड्डू वहाँ से चले जाते हैं। अब एक तरफ मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने आते हैं, दूसरी तरफ शरद भी इनको मारने आते हैं, और तीसरी तरफ गुड्डू और गोलू ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब शरद कालीन भैया को पहले ही बता देता है कि मुन्ना उन्हें मारने आ रहा है। ये जान के कालीन भैया को बहुत दुख होता है। इसके बाद जब मुन्ना वहाँ पहुँचते हैं तो अपने पिताजी कालीन भैया को मारने की कोशिश करते, पर उनसे ऐसा नहीं होता। इसके बाद कालीन भैया कहते हैं कि मैं तुम्हें मिर्ज़ापुर की गद्दी सौंप रहा हूँ। ये सुन के मुन्ना भैया काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और अपने पिताजी कालीन भैया को गले लगाते हैं, और इसी बीच वहाँ पे गुड्डू और गोलू पहुँच जाते हैं और इन पे फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसमें इन दोनों को बुरी तरह गोली लगती है और दोनों घायल हो जाते हैं। अब यहाँ शरद भी अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और कहीं छुप जाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं।
यहाँ पे मुन्ना और गुड्डू इनके बीच मुठभेड़ चलती है, जिसमें आखिरकार गुड्डू मुन्ना भैया को मार ही देते हैं। जब गुड्डू मुन्ना को मार देते हैं, इसके बाद शरद अपने आदमियों को उन पे फायरिंग करने कहते हैं। जवाब में गोलू और गुड्डू भी उनके आदमियों पे फायर करते हैं और उनको मार देते हैं। इसी बीच शरद देखते हैं कि कालीन भैया की सांसें चल रही है और वो जिंदा है। और जब गोलू और गुड्डू उनके आदमियों के साथ मुठभेड़ कर रहे थे, इसी बीच शरद कालीन भैया को लेके वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में गुड्डू भैया जाके मिर्जापुर की गद्दी में बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अब भी शरद और कालीन भैया जिंदा है, तो कहानी खत्म नहीं हुई है और सीजन 3 जरूर आएगा। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि सीजन 3 में क्या होता है। क्या शरद और कालीन भैया मिलकर वापस गुड्डू से बदला लेते हैं या गुड्डू अगले सीजन में इनको मार देंगे? देखने के लिए इंतजार करें अगले सीजन का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टाइम ट्रेवल को सब्सक्राइब करें।